रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करें। आप इस तरह नहीं बोल सकते, आप बैठे, आराम से आप बैठिए, धैर्य से बोलिए, धैर्य से बोलिए, बहुत उतावलेपन में बोलने की आवश्यकता नहीं, आराम से बोलिए, आराम से। आप बैठिए। आखिर अयोध्या में मंदिर बनने में काहे परेश है भाई? अरे तो आप बीच में कैसे कह रहे हैं? आप बाधा न डालिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए, जब यहाँ पर सभी दलों के नेताओं ने अपना विषय रखा था, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, वर्मा जी ने, सभी दलों के नेता, तब भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने या अन्य दल के किसी विधायक ने टोका टोकी नहीं की। आप पूरी बात तो सुन लीजिए, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। जब नहीं बोलेंगे आप सीख लेंगे। अब जब नेता सदन बोल रहे हैं तो उसमें बार बार बीच में खड़े होकर व्यवधान डालना, इसका क्या मतलब है? अपनी पारी पर अपनी बात कहनी चाहिए, इतनी सी बात है कुल। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, नेता सदन के भाषण में किसी को टोका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने बात कही कि नेता विपक्षी दल लोग बोल रहे थे जो टोका टिप्पणी, बराबर टोका टिप्पणी होती है, हो जाएगा। हमको 10 मिनट चुप रहकर खड़ा होना पड़ा यहाँ। जो टोका टिप्पणी होने लगी तो मैं 10 मिनट चुप हो गया। नहीं, आप वाले में तो बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, हमारे वाले में, वर्मा जी वाले में भी, आराधना मिश्रा जी वाले में भी। अच्छा, तो अब होने दीजिए, वाले में भी थी। अब होने दीजिए। हाँ, होने दे रहा हूँ। तो ये परंपरा सबके लिए होनी चाहिए। माननीय नेता सदन ने अच्छी बात कही शुरू में कि संसदीय परंपरा सारा, कोई नहीं कुछ बोल रहा था, बोलना भी नहीं चाहिए, मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ। अब जो ये बोले हैं हमको मौका है तो हम बोलेंगे, लेकिन आपने जो कहा इतना जोर दीजिए कि टोका टिप्पणी सब में होती है, किसी में नहीं होनी चाहिए। नहीं नेता, अब इसमें कोई डिबेट नहीं हो रही, आप बैठे, कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। आप बैठे, कोई चर्चा नहीं हो रही भाई, कि कोई चर्चा नहीं है। आप बैठे, आप मान्यवर ये नेताजी का भाषण करने किसी को मत करा नहीं। आप बैठे हैं, आपका विषय नहीं टेकअप हो रहा, तो आप अपने मन से बोलिए, फिर आप अपने मन से बोलिए। अध्यक्ष जी बोले दीजिए, बोले। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शुभारंभ, यह भारत की न्यायपालिका और लोकतांत्रिक प्रणाली की एक बहुत बड़ी विजय भी है। आस्था के साथ साथ भारत की न्यायपालिका की ताकत और भारत की लोकतांत्रिक पद्धति की भी विजय है, और लोग आज सहर्ष उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये अपनी अपनी आस्था के अनुरूप लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम को लगातार इस बार भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया, उसकी सर्वत्र सराहना हुई। अयोध्या देव दीपावली का कार्यक्रम काशी में कितनी भव्यता के साथ हमने सारे नियमों का पालन करते हुए सारे कार्यक्रम संपन्न किए। अभी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, लाखों की संख्या में कल्पवासी आए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हरिद्वार कुंभ के पहले वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक होती है, वहां भी मैं गया था। बहुत भव्यता के साथ सारे कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये जितने भी पवित्र तीर्थ हैं एक नए स्वरूप में अपनी प्राचीन
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको भी इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की विरासत है, देश की विरासत है, और उत्तर प्रदेश के तो हर व्यक्ति को, यहां तो पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष का भेद होना ही नहीं चाहिए। ये तो सबके साथ, सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। इसमें कोई भेद का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। भाई ये आपको सीधे लेकर चल रहे हैं विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन इसका किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2,37,00,000 से अधिक किसान इस योजना का लाभार्थी है। स्वाभाविक रूप से ये किसान अन्नदाता भारत का ही किसान है। किसान को लेकर के कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। तथ्यों पर आधारित बातों पर चर्चा हो सकती है। विधायिका का मंच तर्कसंगत बातों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, और वो तर्कसंगत तरीके से कैसे, ये है प्रमाण, ये तो आंकड़े हैं, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, आप इसको ले सकते हैं। कहां पर क्या कार्य हुआ है। हमने किसान के बीच में भेद नहीं किया, हमने फिरकों में नहीं बांटा, हमने क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी नहीं बांटा। किसान किसान है, वो कहीं का भी हो, पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। अब आप जबरदस्ती कहेंगे हम ये कानून नहीं लागू होने देंगे, हम ये चीज नहीं होने देंगे। सफर कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है ना। सफर तो पब्लिक कर रही है, किसान कर रही है, या वो लोग करेंगे जो इससे होने वाले फायदे से वंचित हो रहे हैं। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, ये तमाम प्रकार की योजनाएं घोषित की। और उन योजनाओं के माध्यम से अब किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया है, व्यापक परिवर्तन हुआ है। यहां पर चर्चा हो रही थी कि एमएसपी की बात। एमएसपी घोषणा करने से ही एमएसपी मिल नहीं जाती है, उसके लिए क्रय केंद्र स्थापित करने पड़ते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है और ये आप भी उपलब्ध करा देंगे। मैं जानता हूं नेता प्रतिपक्ष ने डाटा लिए भी होंगे। मौजूद 2014-15 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1400 रुपये प्रति क्विंटल, और क्रय कितना किया गया था? 6.28 लाख मीट्रिक टन। नोट करते रहिए, 6.28 लाख मीट्रिक टन। 2016-17 में समर्थन मूल्य हुआ 1525, क्रय किया गया 7.97 लाख मीट्रिक टन। और पिछले 17-18 से 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार आई। सरकार गठन के तत्काल बाद मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के माननीय गृह मंत्री से अमित शाह जी से संपर्क किया था, और मैंने कहा था प्रोक्योरमेंट उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे नहीं होता है, हम चाहते हैं कि वहां इसके बारे में कुछ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी के लिए आप कुछ राज्यों का दौरा करके कुछ मंत्रियों को भेजें। तो मैंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और आपके साथ कुछ लोगों को मैंने भेजा था। 3 सदस्यीय कमेटी मैंने भेजी थी अलग अलग राज्यों में। ये लोग गए थे, अध्ययन करके आए, यानी ये 20-22 के आसपास ही हो गया था। और 1 अप्रैल से हमारे प्रोक्योरमेंट के केंद्र स्थापित हो गए थे प्रदेश के अंदर। और महोदय 16-17 में नई सरकार थी हमारी, 17 में, तो 16-17 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 7.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय होता है किसानों से, और किसान इससे लाभान्वित होता है 1,66,000। और 17-18 में ठीक 1 साल के बाद नई सरकार, 1 महीना का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, हम लोगों के समय में समर्थन मूल्य था 100 रुपये, समर्थन मूल्य बढ़ गया था 1625, क्रय किया गया
36.99 लाख मीट्रिक टन यानी 37 लाख मीट्रिक टन, और किसान लाभान्वित हुआ 7,67,380। 18-19 समर्थन मूल्य 110 रुपया बढ़ा, 1737 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य मिला किसानों को। क्रय किया गया 52.92 लाख मीट्रिक टन और किसान लाभान्वित हुआ 11,27,195। 19-20 समर्थन मूल्य हुआ 1840 प्रति क्विंटल। क्रय किया गया 37.0 लाख मीट्रिक टन और किसान लाभान्वित हुए 7,53,411। 20-21 जब कोविड से लोग जूझ रहे थे तब हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारीगण किसानों की मदद करने के लिए गन्ना किसान, किसी किसान को अपने खेत में एक डंठल गन्ना नहीं छोड़ना पड़ा। चीनी मिल 119 चीनी मिलें चलाई गई और गेहूं की जैसी फसल तैयार हुई 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल से हम लोगों ने क्रय केंद्र भी स्थापित कर दिए। 15 मिनट लेट हुआ लेकिन चलता रहा। 1925 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया गया। 35.67 लाख मीट्रिक टन का क्रय किया गया और 6,63,810 किसान इससे लाभान्वित हुए। महोदय, 2014 की तुलना में 2019 में समर्थन मूल्य में 525 रुपए की वृद्धि हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। गेहूं में, केवल गेहूं की मैं बात कर रहा हूं। और फिर धान के बारे में भी अगर मैं आऊं, धान के भी डाटा रख दे रहा हूं। 14-15 में कुल धान का क्रय किया गया 18.18 लाख मीट्रिक टन, यानी 18 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। समर्थन मूल्य था 1360। उसके बाद 16-17 में ही आप देखेंगे 35.14 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। समर्थन मूल्य था 1470 रुपये। और अगर इस साल की मैं बात करूं, पिछले 3 साल से लगातार बढ़ोतरी में है। हम लोगों ने पिछले 4 साल से लगातार बढ़ोतरी में। इस साल अगर आप देखेंगे 1360 रुपये प्रति क्विंटल है 14-15 में। 20-21 में धान का समर्थन मूल्य हम लोगों ने दिया है 1868 रुपये प्रति क्विंटल। अब तक धान का क्रय हुआ है 66 लाख मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए हैं 12,78,900। ये है किसान के बारे में कौन ज्यादा हितैषी है। और ये डाटा वहीं का नहीं है, गन्ना का, मकई का दाम हमने दिया। मकई में आप देखेंगे 18-19 में हम लोगों ने 5,116 लाख मीट्रिक टन मकई किसान से सीधे खरीदा। 20-21 में इस साल 1,06,412 मीट्रिक टन मकई का खरीद सीधे किसानों से किया। दलहन और तिलहन में भी लगातार इसमें वृद्धि हुई है। अगर इसी 20-21 में आप देखेंगे, 20-21 में 38,162.96 मीट्रिक टन दलहन का क्रय किया गया और 6,788.78 मीट्रिक टन तिलहन का क्रय किया गया। महोदय, अगर गन्ना किसानों की ही मैं बात करूं तो गन्ना किसानों के बारे में यहां पे बार बार चर्चा उठती है और इसके बारे में तमाम प्रकार के बयान दिए जाते हैं। मैं दोनों के बारे में बता देना चाहता हूं। 14-15 में गन्ने का कुल उत्पादन हुआ था 1389.02 लाख मीट्रिक टन। 17-18 में 1820.75 लाख मीट्रिक टन और इस साल अब तक जो हमारा अनुमानित है यह है 2203.00 लाख मीट्रिक टन। ये रिकॉर्ड उत्पादन है गन्ने का।
गन्ने की पेराई और गन्ने मूल्य का 12 से 14 के बीच में कुल गन्ना मूल्य का भुगतान होता है 44,193 करोड़ रुपए का। सत्रह से 21 के बीच में 17 से 21 के बीच में नोट भी करते जाओ, सुनते भी जाओ, नोट भी कर लो। 45 लाख गन्ना किसानों का 1,23,995 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। 1,23,995 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। महोदय, ये किसानों के प्रति, और अगर बहुजन समाजवादी पार्टी अगर इस बात को भी सुनना चाहती है तो 7 से 12 के बीच में कुल 52,100 यानी 5 वर्ष में 52,131 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। और अकेले पिछले 3-3.5 वर्ष के दौरान जो गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। जब हम बोलते हैं तो बोलने के पहले इन सभी के बारे में भी अगर हम लोग चर्चा कर लें, देख लें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तथ्य अपने आप ही बहुत अच्छे ढंग से सामने आ सकते हैं। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान को फोकस करते हुए शासन की नीतियों को उस रूप में आगे बढ़ाया है। पहली बार इस तरीके से देखने को मिला है। एमएसपी 1967 से जारी हुई होगी, लेकिन किसानों को मिलता कहां था? आप घोषणा करते रहिए, आप क्रय केंद्र मत स्थापित करिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लीजिए। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम चंद्रमा तक यात्रा करा देंगे, मंगल में यात्रा करा देंगे। वास्तविकता क्या है? घोषणा करने से कोई व्यवहारिक चीज नहीं सामने आ जाएगी। व्यवहारिकता क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, और उस व्यवहारिकता की दृष्टि से ही हम लोगों को इस बारे में देखना होगा। जिन 3 कृषि कानूनों की बात यहां पे चर्चा हो रही है, कितना गुमराह करने वाला वक्तव्य था। और नेता प्रतिपक्ष से ही मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने कल यहां पे कहा कि किसानों की खेती पे कब्जा कर लिया जाएगा, यानी जो कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, जिसपे कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिस बिल के माध्यम से आगे बढ़ाने का है। राम गोविंद जी, आपके क्षेत्र में सहतवार कस्बा है ना? है ना? वहां पे एक राम रतन गाजर का हलवा बनाता है। राम रतन है ना, गाजर का, काला गाजर का हलवा बनाता है, बड़ा विख्यात है। महोदय, वह गाजर का हलवा बनाते हैं आज से नहीं, वर्षों से, और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वह फसल का अनुबंध करते हैं, खेती का नहीं। और आज तक किसी किसान की खेती को बंधक नहीं बनाया गया। वो उनके पास भी, लेकिन किसानों से भी खरीदते हैं, किसानों से उनका एग्रीमेंट होता है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले से एग्रीमेंट होता है, हम आपसे खरीदेंगे, और उस एग्रीमेंट के तहत लोग गाजर की खेती करते हैं। अभी हम लोगों ने भी वन्य गांवों में, यानी वन टांगिया गांव, जिसको इस सदन में हमारी सरकार आने के बाद जिन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी है, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन सभी जनपदों में ये गांव स्थित है। महाराजगंज में इस कॉन्ट्रैक्ट खेती को वन्य गांवों में उनको प्रारंभ करने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि भाई आप सलजम उगवाइए, उसमें उगवाने की तैयारी करिए। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर हो रही है, कई गुना मुनाफा किसानों के जीवन, किसानों को देना है, और ये तो आपके ही कस्बे में होता है, आपके ही यहां होता है। लेकिन आप जो है कल यहां पर ऐसा गुमराह करने वाला वक्तव्य दे रहे थे कि साहब किसानों की खेती को जो है बंधक बना दिया जाएगा। ये किस खेती का कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एग्रीमेंट खेती का नहीं होना है, फसल का एग्रीमेंट होना है। किसान को दूसरा, आप एमएसपी की बात कर रहे थे, देखिए मकई का कभी भी प्रदेश के अंदर एमएसपी नहीं घोषित हुआ। मकई का किसान मकई 1100-1200 रुपए में देने के लिए मजबूर होता था। यहां पे बहुत सारे मान्य सदस्य होंगे
जो उस क्षेत्र से आते हैं, जो मकई की खेती के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने खरीदना शुरू किया। बाजार में एक प्रतिस्पर्धा खड़ी करवाई। हमारा जो एमएसपी था वह 1800 रुपये था और मार्केट में उसी किसान को 2200 रुपये मिलना प्रारंभ हुआ, उसी मकई का। ऐसे ही गाजर का बुंदेलखंड में बहुत सारी जगह इस प्रकार की एग्रीमेंट के बैजनाथ ग्रुप के द्वारा कई जगह इस प्रकार की खेती होती है, जो एग्रीमेंट खेती के नई फसल की होती है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पहले कहा कि यह तो हम किसान को एक विकल्प दे रहे हैं, बाध्यता नहीं है, विकल्प है। आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं मर्जी मत करिए। सिंचाई की योजनाएं चली, बहुत सारी जगह मान्य सदस्य प्रोएक्टिव होकर के अपने यहां काम कराए। एक सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने कहा साहब मैं हमारे यहां काम नहीं होना चाहिए, और बाद में डंडा झंडा लेकर के बोलते थे कि साहब हमारे यहां बाढ़ के काम क्यों नहीं हुए। जब मंत्री वहां मौके पे जाकर के कहे कि जो है आपके यहां तो आपका विधायक ही नहीं होने देता है काम, तो पब्लिक जब दौड़ाई तब जाके वहां इस साल काम हो पाया। हर व्यक्ति जानता है कि लोग, मैंने वही कहा ना, चोर की दाढ़ी में निकल ही जाता फिर कि कहा। देखिए मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन कौन है उस पर भी बोल पड़े। तो विधानसभा से अब सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन